Good morning, sir. Good morning, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Mm. आज कौन सा सब्जेक्ट? Very few students you know have joined जी. बहुत कम बच्चा अभी तक ज्वाइन किया है. Good evening, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, dear students. Good afternoon, sir. Good afternoon. In the next week, it has been decided to conduct one test. Are you ready to? Which subject, sir? Yes, sir. Yes, Yes, sir. If you are interested in English, then the English subject will be given to you. Or if you are interested in SST, then the Literature, sir. या literature और grammar mix. Yes, sir. Are you interested in on Yes, Tuesday? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Of either English or SST, which subject? English. English, sir. Okay, good. Only English. Yes, sir. Yes, sir. Okay. As you wish. Then Chapter name, sir. ये वर्षा खाली बाय 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 भेज रही है chapters will be. वर्षा All the chapters will be a letter to God, a snow and dust, fire and a snow. What dust of a snow or what? Fire and a snow. क्या था? Fire and a snow. Fire and ice, sir. Ice है हाँ या ice and fire जो भी रहा होगा fire and ice और नेल्सन मंडेला और भी कोई चैप्टर पढ़ाई हुआ है? No, No, sir. नहीं तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये चारों चैप्टर से रहेगा टेस्ट. Sir, question long भी रहेगा. लॉन्ग क्वेश्चन तो रहेगा ही ना. आपको मैं क्वेश्चन आपको भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा. जस्ट एग्जामिनेशन जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा वैसे ही भेज दूंगा. और पूरी क्लास पीरियड में यानी 1 घंटा 30 मिनट्स का जो क्लास है उस पूरे क्लास पीरियड में आपको बना करके क्लास एकदम बिल्कुल टाइमिंग के एंड तक आपको सेंड कर देना है. Sir, वो डॉक्स में रहेगा या कॉपी पे कंप्लीट करके देना है? जैसे कीजिए, आप लोगों को जैसे उचित लगता है. सर आप फिर भी, अपना sir. व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा. व्हाट्सएप नंबर नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो लिख लो ना. ग्रुप में 87 तो है ही. ग्रुप में तो है. ग्रुप में कर देंगे. Yes, sir. Yes, sir. ग्रुप में ही कर देते हैं, कर देंगे थोड़ा देरी के बाद. Sir, तो कॉपी में बना के भेजना है. आपको जो सुविधा लगेगा. अगर आपको लगेगा कि कॉपी में बना करके वाला, कॉपी तो में. वैसे अगर आप फेयर होकर के करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे. या फिर आप ऐसे ही बना करके आप भेज देते हैं जैसे स्क्रीन के माध्यम से होता है उस तरह से, Sir. तो उसके माध्यम से भी हो जाएगा. नहीं समझ सर, गए? फेयर ही करके ना भेज देंगे. अच्छा ठीक है, ठीक है रहेगा. आपको पर्सनल नंबर पर भेजना है. आज ही लेने वाले थे लेकिन अब पहले से अनाउंसमेंट नहीं था इसलिए मैंने आपको नहीं डायरेक्टली अब नहीं आपको शॉकिंग करना चाह रहे थे. समझ गए ना? जितना पाया हुआ सब आपको भेजना है. एक किशन एक नया लड़का है क्या जी? एक किशन तो 9th क्लास का बच्चा है, 10th में कैसे आज आ गया ये किशन? कर लिया होगा ज्वाइन से. तो लिंक इधर उधर चल गया होगा. चलो ठीक है, देखते हैं ज्वाइन करके इस कौन लड़का है, पूछ लेते हैं. हाँ जी, रिगार्डिंग SST लास्ट टाइम only very few students were
participated in the class. And the previous class I have taught you the top model of Belgium in the sense of power sharing. How Kishan, 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 Yes, you are a student of 10 class. हाँ yes, sir. आप 10 क्लास के स्टूडेंट हैं किशन? शिवम क्लासेस के 10 क्लास के स्टूडेंट Yes, हैं. sir. Yes, sir. Yes, sir. You are a new one. First time you are joining class. क्लास नहीं सर, पहले भी कर चुके हैं लेकिन You are regular only नहीं कर रहे हैं। not without not with number roll number and what class, only with name you have joined. हाँ सर वो पढ़ चुके हैं वहीं पे। 8 क्लास से पढ़ रहा है। अच्छा ठीक है. तो फिर आप नेम के साथ केवल ज्वाइन कीजिएगा, थोड़ा क्लास के साथ भी ज्वाइन कीजिए ना, उसमें क्लास भी दे दीजिए. अपना आइडेंटिफिकेशन हो तभी तो पता चलता है कि आप यू आर द स्टूडेंट ऑफ शिवम क्लासेज और व्हाट, हाँ, और स्टूडेंट ऑफ क्लास 10. कुछ तो पता होना चाहिए ना. ठीक है, देखिए तो मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, याद कीजिए कि हाउ डिड Belgium present the best example of the power sharing in the world. Power sharing arrangements, top model of Belgium in the sense of power sharing क्या था? हम लोगों को इसके संदर्भ में पढ़ा था, याद कीजिए. मैंने आपको इस संदर्भ में मैंने बताया भी हूं कि पावर शेयरिंग टॉप मॉडल क्या था, बेल्जियम का पावर शेयरिंग से रिलेटेड क्या था. इससे रिलेटेड हम लोगों को चर्चा हुआ भी था. श्रीलंका के विषय में बताया गया था कि श्रीलंका में मेजोरिटिज्म की गवर्नमेंट थी. आए दिन वहां पे सिविल वार की जैसी हालात बनी हुई रहती थी. गेटिंग जो those who were in the majority and those who were in the minority. The minority were also having some demands and they were regularly asking the demands for their own the rights, because they were not respected equally, they were not valued equally in the political activities of Sri Lanka. And those who were in the minority, as like the Tamil speakers and the Christians, those were not respected equally by the Sinhala speakers, and that is why they have formed the separate political parties, joined together, and they have demanded for the separate electoral system. It means they were asking for the separate nation. There was lots of the demands. They also placed the demand that their language must be respected as the official language. There were lots of the demands before the Sinhala speakers or the majoritism form of the government by the minority, and majoritism government were always or the repeatedly denied the rights or the demands of minority classes people. That has caused to have a civil war in Sri Lanka. But such a situation did not take place in Belgium. Belgium, without shedding even a single drop of blood, how did the different communities, बेल्जियम के संदर्भ में मैंने आपको बता भी चुका हूं कि किस तरह से बेल्जियम में 59%, 40%, 1% का आंकड़ा डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकर्स, डिफरेंट क्या कह सकते कम्युनिटी वाले लोग रहते थे पूरे देश में. एंटायर कंट्री में 59% पीपल who were the Dutch speakers living in what? Flemish region, while the 40% people who were the French speakers living in what you can say Wallonia region, and 1% of the German speakers living anywhere else in Germany, Belgium, and in the Brussels there was quite different ratio of the communities
it means the 80% people were the French speakers, while the 20% people were the Dutch speakers. In that very complicated situation, it was a very big question how to live all the communities with a good harmony, or what you can say, how to live together peacefully. There was a big question before all the people of Belgium, but Belgium followed some quite different ways in order to make the peaceful solution of any type of the problems that could be possibly raised in Belgium. I have already told you regarding this कि किस तरह से वहां पे while forming the central government in Belgium, चूंकि 4 times, बहुत कम दिनों में 4 times, 4 बार बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुआ और अंतुगतवा यह तय किया गया है ना, आफ्टर what you can say the 4 times amendment brought in constitution, finally it was decided while forming the central government in Belgium, the equal ministers, either Dutch speakers were in the majority in the overall country in the central, but even though they have accepted the weakness of the French speakers in entire country, it means they have said they are the equal ministers in the central government, and they have also respected and they have also accepted the equal ministers of the French community for forming the central government. So there was no any matter of the problem, or there was no any single issue in order to run the government, the central government in Belgium. And the other thing, that the central government has transferred some powers to the state governments, and the state governments, central government has transferred some powers to the state governments in the 2 regions of the Belgium, and a state government could not be responsible to the central government. It means the state government was quite free from taking the decision or implementing any rules and regulations. It means state government could not be affected by the central government. This provision was made in Belgium in order to run the government. Getting there, students? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. The same situation was also taking place in the Brussels, the capital city of Belgium, where there was quite unmatched proportion of the population, as like the 80% people were directly of the French speaker, while the 20% only were in the, what you can say, the Dutch speakers in Brussels, the capital city of Belgium. But even though the people who were in the majority, it means the Dutch, French speakers, they also accepted the equal representation of the ministers belonging to Dutch speakers or the Dutch community. It means Dutch community who were only in the 20%, Dutch community who were only in the 20%, now had a right to send the equal ministers in the government. It means the Brussels had a quite separate government. In order to form the government in Brussels, capital city as like Delhi in our own country, Brussels, Dutch speakers who were in the minority in Brussels, now they had also right to send the equal ministers to form the government in Brussels. And the French speakers also accepted the weakness of Dutch speakers here, especially in the central part of what you can say Belgium. And also the French speakers did not send their own the ministers above them or more than the French speakers, Dutch speakers. It means both of the community send their ministers equal in order to form the government of Brussels. And that is why there was no any matter of having a tussle or the issue between these two big communities, as we haven't seen in Sri Lanka
in the case of forming the government between the Sinhala speakers and the Tamil speakers. So these are the greatest differences between the democratic country like Sri Lanka and what you can say Belgium. Belgium didn't follow, or Belgium didn't what you can say run their own the government or form their own the government as per Sri Lanka has followed or given the space only to the people who were in the majority. But Belgium, those who were in the majority also accepted the minority, and minority were also not disrespected in Belgium, everywhere, in each and every part of what you can say Belgium. And there was also the 4 layers of, or the 4 types of the government. There was also the provision of the 4 types of government in Belgium. It was the community government, understood or not? That has been also fixed for those of the persons or the what you can say the language speakers living anywhere in Belgium, and there was no any bondage or the restriction to form the community, and the community government was also allowed to form there in Belgium in order to what do the betterment in the sense of culture or the language or the religion and the other sectors, so that any persons are who were in the minority anywhere in the forming of the community, they could not disrespect the other community. It means each and every person was having the a space to be defended or a space to be respected or regarded in Belgium. It means there was not chance to have a discrimination with any person living in Belgium. And that is why there was the 4 types of the government that was what you can say सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अलावे भी और ब्रुसेल की गवर्नमेंट के अलावे भी वहां पे 4th लेयर का गवर्नमेंट भी था। और वह कौन सी गवर्नमेंट थी जिसे हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से समझते हैं। वहां पर लोगों को अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को इस बात की छूट दी गई थी कि चाहे वो डच वाले हो या फ्रेंच वाले हो या जर्मन वाले, इससे कोई मतलब नहीं। और वेयर दे आर लिविंग इज नॉट द मैटर, they were allowed to form the community। वे लोग अपनी community को form कर सकते हैं, and they can also support their culture, advertise their culture, or they can also progress their own the culture, educational what you can say advantages and the language related issue. Any types of the problem could not take place. So the community government was allowed also in the third kinds of the government in Belgium. And that is why Belgium has presented the best model, top model overall in the world, especially in the European country. And that is why Brussels, especially for Brussels, there was not a bit of having the issue or the tussle for the violation or the confliction among the different communities living there in Brussels. And that is why when the European countries got together and what you can say form their own the unions, they selected the Brussels as their own the headquarters of their own the European countries. So regarding this, I have also given you the question that why Brussels has been accepted as the what you can say the headquarters of the union, European Union और द यूरोपियन यूनियंस कह सकते हैं। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल को क्यों एक्सेप्ट किया गया? ब्रुसेल, व्हाई ब्रुसेल वाज एक्सेप्टेड एज द हेडक्वार्टर्स फॉर द यूरोपियन यूनियंस? तो you have to also write regarding this, understood or not? It means there was no chance anywhere else left by the talented person or the skillful person of Belgium, and there was a very smart provision of forming the government in Belgium, and that is why there was no chance to happening any type of the confliction or the what you can say the violation in Belgium. In this way, Belgium presented the top model for the power arrangement or the power sharing arrangement in the world. Got everyone, dear students? Tell me now first. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है बोलिए? नो सर। No, sir. Good. इसीलिए 2 छोड़ करके चले गए मैदान, अच्छी बात है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक था, मैंने बताया था आपको आज ये टॉपिक को खत्म करना है, याद रखना डियर स्टूडेंट्स। यस सर। आज इस टॉपिक को किसी भी कीमत पर खत्म होना चाहिए, इसलिए बी विथ मी, डोंट ट्राई टू डिस्करेज मी। इफ यू लेफ्ट द क्लास देन हाउ कैन आई टीच, हाउ कैन आई कंटिन्यू इन द क्लास? सो टेक द पेशेंस, थोड़ा निरस्ता आएगी, आ सकता है, क्या कीजिएगा। अब बहुत दूर दिन नहीं है, हम लोग बहुत जल्द मिलने वाले हैं।
हार्डली एक आध महीने जो वायरस की स्थिति है, जिस तरह से वो डिप्लीशन आया है, ऐसा उम्मीद है कि हार्डली 1 से 2 महीना ले जाएगा। इसके बाद उम्मीद था 1 to 2 months, सर। हाँ, हार्डली 1 मंथ तक जा सकता है, क्योंकि जो स्थिति अभी है तत्काल में बहुत तीव्र गति से कम रहा है। आप देख ही रहे हो केस बहुत तीव्र गति से कम रहा है। स्टेट वाइज में भी देखा जाए तो बिहार बहुत टॉप स्थिति में है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। सरकार तो यहाँ कुछ न कुछ अलाउड कर ही देगी, इसमें दो मत नहीं है। अगर थर्ड वेव नहीं आया बच्चों का, तो अगर थर्ड वेव आ गया तो फिर तो कोरोना हुए ही, क्या करो। आ गया है सर शायद। थर्ड वेव आ गया है, यस Yes. सर। नहीं सर, यस सर। आया हुआ है, लेकिन अभी बिहार नहीं आया, बिहार में बिहार कुछ तरफ नहीं आया सर। ये तो साउथ रीजन में आया। महाराष्ट्र तरफ ही कुछ दिख रहा है। बच्चों में संक्रमण बहुत तेजी से फैल रही है, लेकिन इतना भी तेजी से नहीं है कि कंट्रोल नहीं हो सकता है। कंट्रोल हो जाएगा, घर में रहेगा बच्चा, सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वैक्सीन वेव लगेगा। मौसम सपोर्ट करना चाहिए। बरसात का ठीक ठाक मौसम रह गया ना बाबू, तो कुछ नहीं होगा, समझ गया ना, किसी को कुछ नहीं होगा। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की सिचुएशन बनेगी ना, तो थर्ड वेव ज्यादा तेजी से पनपेगा। यस सर। अभी भी पानी पड़ रहा है। हाँ, तो ये पानी पड़ा तो ठीक है, ये एकदम बिल्कुल मौसम को जानते हो पीसफुल कर देगा, एकदम कूलनेस कर देगा, कूल कर देगा मौसम को, टेम्परेचर एडजस्ट कर देगा एटमॉस्फेयर से। ऐसे ही पानी होने से कई तरह के क्या बोलते हो वायरस खत्म हो जाते हैं, बहुत से वायरस जन्म भी लेते हैं, क्या कीजिएगा। चलिए छोड़िए, हटाइए। इसलिए बी विथ मी, ट्राई टू बी। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजरेबल, है ना। पावर शेयरिंग डिजरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक, समझ में आया बाबू। व्हाई पावर Yes, sir. शेयरिंग इज डिजरेबल। यस सर। जैसे मान लो कि अगर रोटी एक ही है, खाने वाला 3 है, तो कैसे भाई आपस में एडजस्ट करके खा लें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं हो, फीलिंग नहीं हो। या 2 ही भाई है और क्या बोलते हो मैंगो एक ही है, तो कोई बोलेगा क्या कि भाई मुझे तो क्या बोलते हो गूदा वाला हिस्सा चाहिए, है जो बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है वो वाला मैं नहीं लूंगा, उसमें कुछ नहीं रहता है ना। तो ऐसा नहीं होगा, आपस में मिल के कर लेना है थोड़ा सा। तो यही बात है, पावर शेयरिंग क्यों डिजरेबल है। इसका प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन, 2 तरह का रीजन आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन। क्वेश्चन में आएगा भी कि एक्सप्लेन द प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। खाली एक डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन पूछेगा आपको। गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स, बोलो। यस सर। यस सर। तो वहां पे आपको 3 पॉइंट, कम से कम 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजरेबल, और व्हाट यू कैन से एक्सप्लेन द प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। प्रूडेंशियल रीजन क्या? प्रूडेंशियल का मतलब है कि समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन लॉजिक, रीजनिंग, जो चीज कुछ स्मार्ट तरीके से जो एक्सेप्ट किया गया है, या कह सकते हैं बिल्कुल बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से जो तय किया गया है। वाइजली समथिंग वाइजली हैज बीन एकोमोडेटेड का मतलब है जिस प्रॉब्लम का निपटारा दिमाग से कर लिया गया है, तर्क के आधार पर कर लिया गया है, वहां पे तर्क का ज्यादा क्या बोलते हो स्थान दिया गया है सहानुभूति की अपेक्षा। तो उसे हम लोग प्रूडेंशियल रीजन के नाम से समझते हैं। प्रूडेंशियल रीजन का मतलब है समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन क्या बोलते हो लॉजिक, लॉजिक के आधार पर जिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को एक्सेप्ट किया गया है वो क्या है, सोचिए समझिए क्या लॉजिक है। प्रूडेंशियल रीजन क्यों जरूरी है, आप जानते ही हो, समझ भी रहे हो। प्रूडेंशियल रीजन क्यों है, पहला पॉइंट आप लोग देंगे। अगर मान लो ये पूछता है क्वेश्चन, तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग को देना होगा, power sharing arrangement is necessary because it reduces the possibility of confliction between क्या सोसाइटी। समझ गए कि नहीं। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट क्यों जरूरी है, पहला पॉइंट देना होगा कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इसलिए जरूरी है बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ द confliction between the different social groups in a country। जैसे बेल्जियम में अगर मान लो कि कई तरह के सोशल ग्रुप्स है, अगर वहां पे पावर शेयरिंग अच्छे तरीके से हो गए तो फिर लड़ाई की कोई जरूरत नहीं बनता है। लेकिन श्रीलंका में ही डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ठीक से नहीं हुआ तो फ्यूचर में भी लड़ाई होते रहा। तो पहला पॉइंट दे देंगे कि पावर शेयरिंग इज डिजेबल बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्शन
between different social groups. Getting my dear students? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. अब आप ये भी जानते हो, सेकेंड पॉइंट में आप इसको बना सकते हो कि एज कन्फ्लिक्शन और वायलेशन लीड्स टू, क्या कन्फ्लिक्शन और वायलेशन जब देश में आएगा तो उससे क्या होगा जानते हो? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगा. लिखना होगा कि पावर शेयरिंग किल्स द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री का मतलब राजनीतिक अस्थिरता. राजनीतिक अस्थिरता का मतलब है सरकार का बार बार गिर जाना. अगर पावर शेयरिंग बेहतर होगा तो सरकार नहीं गिरेगी, लॉन्ग टाइम तक सरकार चलेगी. यदि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ठीक से नहीं होगा तो क्या होगा? हमेशा कन्फ्लिक्शन होगा, वायलेशन होगा, और दैट विल रिजल्टेड फाइनली इन द collapsing the political government or the collapsing the गवर्नमेंट गिरने की संभावना बनेगी, पॉलिटिकल डेथ होगा. का मेरा मतलब ये है कि इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल क्या इंस्टेबिलिटी. इट मीन्स इट प्रोवाइड्स द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बच्चा अगर ऐसे लिखता है तो भी सही है जवाब. पावर शेयरिंग प्रोवाइड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू द कंट्री. यह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, स्थिरता को प्रदान करती है. या कोई बच्चा अगर ऐसे लिखता है कि इट किल्स द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो भी सही है. छोटा छोटा पॉइंट दे देना है, नंबर हमें लेने से मतलब है. पहला पॉइंट दे देगा कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्शन, वायलेशन इन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. पॉइंट नंबर 2 में दे देना इट किल्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, या लिख सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट. 2 पॉइंट्स हो गया. थर्ड पॉइंट लिख देना पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इज ए नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द नेशन यूनिटी. नेशनल यूनिटी को मेंटेन करता है, तो इट मेंटेन्स नेशनल यूनिटी ऑफ आवर कंट्री. बताइए. गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स? बोलो. यस सर. किसी को कुछ कहना है? बोलो. पावर शेयरिंग अरेंजमेंट क्यों जरूरी है? व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजिटेबल? तो प्रूडेंशियल रीजन नाउ अंडरस्टूड और नॉट? टेल मी नाउ. यस सर. प्रूडेंशियल रीजन में इट मेंटेन्स द नेशनल यूनिटी. ये नेशनल यूनिटी को मेंटेन करता है, इसका बेस्ट पॉइंट है. क्योंकि आपने देखा होगा कि इन ए शॉर्ट रन, जल्दीबाजी में, आनन फानन में, अगर हम लोग मैग्नेटिज्म की गवर्नमेंट को जगह दे देते हैं यह सोच करके कि कोई भी इमीडिएट रिस्पांस देने में, कोई भी इमीडिएट क्या बोलते हो एक्शन लेने में, कोई भी इमीडिएट डिसीजन लेने में मैग्नेटिज्म की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, अलग अलग ग्रुप से पूछने की जरूरत नहीं है. तो आप याद रख लीजिए कि दिस इज हेल्पफुल ओनली फॉर द शॉर्ट रन ऑफ द गवर्नमेंट, बट इन द लॉन्ग रन इट ऑलवेज अंडरमाइंस द नेशनल यूनिटी. का मतलब हमेशा ही खतरा मंडराते रहेगी सरकार पे, कभी भी कोई ग्रुप वाला हावी हो जाएगा, खून खराबे का माहौल सा बन जाएगा. Because the people who are in the majority will always try to impose their own the will or the desire over the rest of the people who are in the minority. Majority community के लोग हमेशा यही चाहते हैं कि अपनी इच्छा को जबरदस्ती मनवा ले. किनसे? मिनोरिटी वर्ग के लोगों से. तो मिनोरिटी वर्ग के लोग जब तक कमजोर हैं, जब तक चुप है, जब ये एक्शन में आ जाएंगे तो खून खराबा होगा ना. Yes, sir. मरेंगे जरूर, ये लोग मरेंगे जरूर, लेकिन मारेंगे भी. अगर ये 10 मरेंगे तो कम से कम 5-6 ये भी मार देंगे. तो कहने का मतलब है कि फ्रॉम बोथ ऑफ द पार्टीज, both of the categories or the both of the groups of the society will be killed in a mass level. So why should they not be accepted in the society? Why should not they be given the equal rights in the society and the political activities of the country? It means in the short run it is
very attractive arrangements of the power sharing that the magnetism form of the government is very best, but in the long run it undermines the national unity of the country. इससे हमारे देश की नेशनल यूनिटी को बहुत बड़ा खतरा होता है. गेटिंग डियर स्टूडेंट्स, बोलिए. Yes, sir. Yes, इसी sir. संदर्भ में ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अरे परीक्षा में आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, तार्किक क्वेश्चन. ठीक है ना. क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, बुक है तो अंडरलाइन कर सकते हो, या जैसे है वैसे कर सकते हो. Yes, sir. बोलिए. टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी. टिरेनी माने खतरा, आतंक, दहशत जिसको कहते हो ना. टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी is not just oppressive for the minority. Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, but Is not, sir. it often brings ruin to the majority as well. Sir, tyranny of the majority is not. हाँ, tyranny of the majority is not just oppressive, oppressive माने दमन करने वाला, खतरनाक. Yes, sir. Oppressive. Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority. का मतलब है, लिख लिया, for the minority. Yes, sir. It often brings ruin to the ruin to the majority as well. फुल स्टॉप दे करके लिखेगा एक्सप्लेन विथ, फिर लिख देगा कि एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल, इलस्ट्रेट विथ एन एग्जांपल. पूरा का पूरा सेंटेंस जो है इन्वर्टेड कॉमा में दे देगा और लिखेगा एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल. एक्सप्लेन एक एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन कीजिए. गॉट दिस? Yes, sir. Yes, sir. मतलब तो समझ में आ ही गया होगा कि टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी का मतलब मेजॉरिटी का जो आतंक है, दहशत है, जो लोग मेजॉरिटी में होते हैं वो जिस तरह से आतंक फैलाते हैं, जिस तरह से दहशत, जिस तरह से दबदबा बनाते हैं, जिस तरह से बाय फोर्सली कोई भी चीज को लागू करवाते हैं, किस पे? मिनोरिटी वर्ग के लोगों पे. अपनी इच्छा को जबरदस्ती लोड करते हैं, जबरदस्ती इंप्लीमेंट करते हैं. यह न केवल मिनोरिटी वर्ग के लिए खतरनाक है, यह केवल मिनोरिटी वर्ग के लिए खतरनाक है, बल्कि मेजॉरिटी वर्ग के लिए भी नुकसानदायक है. इसका प्रभाव मेजॉरिटी वर्ग के लोगों पर भी पड़ता है. मिनोरिटी वर्ग के लोग तो अफेक्टेड होते ही हैं, लेकिन मेजॉरिटी वर्ग के लोग भी इससे कम अफेक्टेड नहीं होते हैं. You can take the example of civil war that took place in Sri Lanka. श्रीलंका इज द बेस्ट एग्जांपल. इफ इलस्ट्रेट विथ एन एग्जांपल की बात करेगा, श्रीलंका का एग्जांपल दे देना, सिविल वार का वर्णन कर देना कि सिविल वार इसलिए श्रीलंका में क्योंकि वहां जो मिनोरिटी वर्ग के लोग थे, दे वर डिमांडिंग देयर ऑन द सेपरेट नेशन बिकॉज दे वर नॉट रिस्पेक्टेड इक्वली. Their language, their religion and their existence were not accepted equally, and that is why they demanded the separate nation. That causes to have a what you can say the wide level of the massacre or the bloodshed in Sri Lanka from both of the groups of both of the parties, majority and the minority too. It means Sinhala speakers and the Tamil speaker, both of the community became the victim of the violation. तो सिविल वार का कारण हुआ, इससे दोनों को नुकसान हुआ. ये इसका सीधा एग्जाम्पल हम लोग दे देंगे. इसी से एक क्वेश्चन ही है रिलेटेड, इसी के आधार पर आपको एग्जाम्पल को देते हुए और इसका वर्णन करना होगा, जवाब लिखना होगा. गॉट दिस माय डियर स्टूडेंट्स? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये समझ जाओ, ये एकदम 500 mg से भी ज्यादा हार्ड टैबलेट है, एंटीबायोटिक टैबलेट है एकदम. समझ गया ना? इसको दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा. ये सब बिल्कुल हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है. ठीक है, गुड. सेकेंड जो रीजन है, क्या बोलते हैं पावर शेयरिंग का? फर्स्ट तो प्रूडेंशियल रीजन था, सेकेंड बाय द मोरल रीजन. मोरल रीजन ऑफ द पावर शेयरिंग क्या है? मोरल रीजन का मतलब आप समझ रहे हो, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द मॉरलिटी, जहां पे सिंपैथी का, इमोशन का जगह आ जाता हो, मिलता हो, भाव मिलता हो. सिंपैथी नहीं समझते हो? सहानुभूति, जहां पे लोग सहानुभूति का भाव रखते हो, इमोशन का भाव रखते हो,
है ना, एक दूसरे के प्रति जो है काइंडनेस का भाव रखता है। तो यह क्या है, Emotionally. मोरल रीजन क्या है, समझिए कि नहीं, किस तरह से मोरल रीजन भी पावर शेयरिंग को, अरेंजमेंट्स को बिल्कुल क्या बोलते हो प्रेरित करता है। इससे संबंधित हम लोग देखेंगे कि क्यों ये जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग बनाएंगे पावर शेयरिंग से रिलेटेड कि पावर शेयरिंग के लिए मोरल रीजन क्या है, व्हाई मोरल रीजन इज रिजनेबल फॉर द पावर शेयरिंग। तो लिखना होगा कि पावर शेयरिंग जो होता है इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जरा सोचिए कितना बढ़िया बात बताया है। ये आपको सोचने के लिए नहीं है, इसको आपको इमोशनल होकर के समझिए इसको कि पावर शेयरिंग इज ए वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी का कोई आत्मा है, यदि कोई किसी देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेसफुल हुआ है, किसी घर में यदि संयुक्त परिवार जिंदा है, तो वह तभी है जब हम एक दूसरे के कमी को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। यदि बात बात पे अगर आप दूसरे की कमी को निकालना शुरू करेंगे तो क्या संयुक्त परिवार चल पाएगा, बताइए। नो सर। बस डेमोक्रेसी भी वैसा ही है। डेमोक्रेसी भी एक संयुक्त परिवार ही है बाबू, जिसमें पावर शेयरिंग उसका आत्मा है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है इफ डेमोक्रेसी इज इन द एग्जिस्टेंस because the power sharing arrangement in the particular country is going on, it means one another communities were accepting its own lackness or the weakness of each other। एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के कमी को बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है और इसीलिए यह डेमोक्रेसी का सोल बन करके जीता है। डेमोक्रेसी इसीलिए जिंदा है क्योंकि सभी लोग एक दूसरे के क्या करते हैं, उसके कमी को बर्दाश्त करते हैं। गेटिंग, बोलिए, गॉट और नॉट माय डियर स्टूडेंट्स, बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सेकेंड पॉइंट हम लोगों को इसमें बनाना होगा, याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट के कंटेस्ट में अगर हम लोग देना चाहेंगे तो देना होगा कि डेमोक्रेटिक रूल जहां भी है, डेमोक्रेटिक रूल में तो आप जानते ही हो कि पावर शेयरिंग ही मुख्य तौर पे होता है। तो डेमोक्रेटिक रूल जैसा कि पता है कि दैट इन्वॉल्व्स द पावर शेयरिंग विथ दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। जब भी डेमोक्रेसी एक्सरसाइज करेगा, जब भी डेमोक्रेसी में कोई रूल्स रेगुलेशन तैयार होगा, तो वैसे ग्रुप के लोग भी हैं जो इसके रूल और रेगुलेशन से अफेक्टेड होते हैं। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स with those affected by its exercise का मतलब है those people who are affected with the implementation of the rules and regulations in the democracy and those who live with the effect of the democracy। यहाँ पे दो वर्ग के लोग हैं, एक रूल और रेगुलेशन को लागू करने वाले और उसके इफेक्ट के साथ जीने वाले, और ये लोग और दूसरे अन्य ऐसे लोग हैं जिस पर ये रूल और रेगुलेशन इंप्लीमेंट होता है। जनता जिस पर रूल और रेगुलेशन डेमोक्रेसी में इंप्लीमेंट होता है वह डेमोक्रेसी के नियम कानून के लिए वो बाध्य है, यानी नियम और कानून के प्रति जनता जो है लेजिटिमेट है या रिस्पॉन्सिबल है। जबकि जो लोग इसको लागू करते हैं उन्हें भी those who exercise those who functions the rules and regulation in democracy will have to also tie with the rules and regulation and those who live with the effect with the democracy। यानी दो वर्ग के लोग हैं, एक जिस पर लागू होता है और एक जो लागू करता है, दोनों ही इसके इफेक्ट के साथ रहता है। तभी डेमोक्रेसी में ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अच्छे तरीके से वर्क कर रहा होता है। गॉट दिस, बोलिए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे, थर्ड पॉइंट देखेंगे मोरल रीजन में। अब जैसे देखो, अगर मैं ये बोल दिया कि भाई मैं तो प्रधानमंत्री हूं और क्या बोलते हो, मैं तो ये रूल और रेगुलेशन जनता के लिए बनाया था, ये मेरे लिए थोड़े ना था, बस समझ गए। Yes, sir. बताइए,
सरकार जनता ही चुनी है और आप बोलते हैं कि हमारे लिए रूल और रेगुलेशन नहीं है, तो क्या नेशनल मंडेला में यही लगता है- होगा सर। तो फिर लगता है कि क्या होगा, डेमोक्रेसी में कोई विश्वास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। फिर जनता सोचेगी ना नेक्स्ट टाइम से कि ऐसे प्रधानमंत्री को क्यों चुनेंगे जो हमारी इच्छा को रिस्पेक्ट नहीं करता है और खुद ही अपने आप को मोनार्किकल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में बदल जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्यों चुनेंगे? ऐसा दिमाग में आ जाएगा, यानी सिंपैथी वहां पर खत्म हो जाती है। जबकि आपको मैं शुरू में ही बताया हूं कि मोरल रीजन से रिलेटेड है, का मतलब है यहाँ पर दोनों को मॉरलिटी को फॉलो करना होता है। जनता भी समझती है कि मैं नहीं चुना हूं और मेरे ऊपर ही ये नियम और कानून बनाएगा, हमें उस नियम और कानून के दायरे में रहना है, डिसिप्लिन के दायरे में रहना है। और जो बनाने वाले हैं नियम कानून को, उनको भी इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि हम इस रूल और कानून से, रूल और रेगुलेशन से बाहर ना जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो यही बातें यहाँ पर है। अभी आपने देखा था ना, असम में डीएम ने एक बाराती वालों को थप्पड़ लगा दिया, कोरोना वायरस Yes, के sir. केस में आपने देखा। तो आप जरा सोचो, तो यहाँ पर, यहाँ के इस संदर्भ में जरा सोच के देखो कि डीएम एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक पर्सन है, बहुत बड़ा रूलर है ना। वो उसके अनुसार से बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन क्या बोलते हो इम्प्लीमेंट होता है जनता के ऊपर। जनता ने परमिशन मांगा कि भाई हमें शादी करनी है, आप मुझे अलाउड कीजिए, नहीं करेंगे तो हम नहीं शादी करेंगे। लेकिन उन्होंने अलाउड भी कर दिया कि ठीक है, लो भाई 200, उस समय था 100-200 व्यक्तियों का शुरुआती लहजा था, 100-200 व्यक्तियों को उसने अलाउड कर दिया कि जाओ भाई शादी में 100-200 व्यक्ति रह सकते हो। अब डीएम गलती से नहीं समझ पाए, जिसके घर उन्होंने, जिसे उन्होंने क्या बोलते पेपर पर लिख करके साइन करके उन्होंने अलाउड किया था, गलती से औचक निरीक्षण पे ऑल ऑफ सडन क्या बोलते सर्वेइंग पर, ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने निकला और रास्ते में उसी का घर मिल गया और उसी के घर में डायरेक्ट चले गए अपने क्या बोलते बॉडीगार्ड्स या अपने लोगों के साथ। उसे क्या पता कि मैं इस व्यक्ति को, उन्हें क्या पता है दुनिया में इतने लोग हैं उनके लिए किसे मैंने परमिशन दिया था नहीं दिया था। वहां जब गया तो देखा कि उनकी क्या बोलते बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, या फिर ऐसा लगा कि 200 व्यक्ति क्यों है भाई। उनको मैंने किसी तरह का गुस्सा या टेम्पर में रहा होगा, उन्होंने इस कानून को तोड़ दिया और फटाफट जो है अपने हाथों से लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। बताओ, आपने नियम कानून आपने ही बनाया है कि 200 व्यक्ति तक रहेंगे, तो 200 व्यक्ति तक अगर लगभग एक एवरेज 200 व्यक्ति थे शादी में, तो फिर आपको मारपीट करने की क्या जरूरी था जी? यस सर। बताओ, यानी कि आपने इस मोरल रीजन को तो आपने समझा नहीं। मोरलिटी क्या था कि आपने अगर दिया था परमिशन तो फिर जनता को अलाउड करना चाहिए था ना सेलिब्रेशन के लिए। आपने ऐसा नहीं किया, आपने उनके विरुद्ध चला गया, तो फिर बाद में चल करके आपको भी सरेंडर करना पड़ेगा ना। यही बातें वहां पर भी हुआ, यानी प्रूडेंशियल मोरल रीजन इसी सेंस में मुख्य तौर पे आती है। दोनों को इफेक्ट के साथ रहना पड़ता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, तभी से गवर्नमेंट चलती है। एक बात यहाँ पर यह भी है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपल हैव राइट टू नो अबाउट हाउ दे आर बीइंग गवर्न। जनता को इस बात का अधिकार है, मोरल रीजन में यही है कि जनता को इस बात का अधिकार है, द पीपल हैव राइट टू बी नो, राइट टू नो हाउ टू बी गवर्न बाय देम, हाउ टू बी गवर्न, हाउ दे आर बीइंग गवर्न, कैसे उन पे शासन चलाया जा रहा है ये जानने के लिए जनता के पास अधिकार है। उन पे कैसे शासन चलाया जा रहा है, कैसे चलाया जाने को है, इस बात को जानने का हक जनता को है। समझ गए? तो ये मोरल रीजन के तहत आए। मोरल रीजन के तहत आएगा कि a legitimate form of the government is that where the desires or the will of the people are respected or kept highly or given the top priority above than the government। गवर्नमेंट से भी ऊपर जनता की इच्छाओं का यदि ख्याल रखा जाता है तो दैट इज कॉल्ड द लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये इसका मोरल वैल्यू है। गॉट दिस डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. जनता को इस बात का अधिकार है कि उसे कैसे गवर्नमेंट चलाया जा रहा है। दूसरी बात है, जनता को इस बात का भी अधिकार है कि देयर डिजायर और देयर विल और देयर पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट शुड बी फेल्ड एज अ टॉप प्रायोरिटी इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जनता के पार्टिसिपेशन का ख्याल सबसे ज्यादा रखना होगा।
जितना अधिक से अधिक जनता पार्टिसिपेट कर रही है किसी भी डिसीजन मेकिंग में, तो समझिए कि वो लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में समझा जाएगा। सबसे बेहतर और सबसे क्या बोलते हो कानूनन तरीके से जिसको बेहतर कहा जा सकता है, वह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उस देश में रन कर रही है। इस तरह से क्या बोलते हो प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन है, दोनों में आपको आ जाएगा कि एक्सप्लेन प्रूडेंशियल रीजन एंड द मोरल रीजन ऑफ द पावर शेयरिंग। 5 नंबर में क्वेश्चन में जब आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखा जा सकता है, दिया जा सकता है। हम आपको पढ़ाएंगे आज फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग। फॉर्म्स, किन किन रूपों में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स तैयार किया जाता है, पावर शेयरिंग को किन किन रूपों में देखा जाता है। गॉट डियर स्टूडेंट्स, बोलिए हेलो। Yes, sir. फॉर्म्स ऑफ पावर Yes, शेयरिंग sir. के विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स का मतलब है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन बी सीन इन विच फॉर्म्स। क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कई तरह का क्वेश्चन आएगा, वेराइटीज ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे, याद रखेंगे आप। एक्सप्लेन द चेक एंड बैलेंस, एक्सप्लेन द arrangements of the power sharing in the form of check and balance. Government, explain the government of the check and balance arrangements of the government. Understood this? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, ऐसा sir. करके क्वेश्चन में आएगा आपको कि चेक एंड बैलेंस की गवर्नमेंट पावर शेयरिंग क्या बोलते हो, या गवर्नमेंट का फॉर्म्स कैसा है, क्या है चेक एंड बैलेंस की गवर्नमेंट, द अरेंजमेंट्स ऑफ द चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। या कह सकते हैं आप कि क्या कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग, एक्सप्लेन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन डेमोक्रेसी। समझ गए, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes. यही क्वेश्चन को एक्सप्लेन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी, या एक्सप्लेन द व्हाट यू कैन से चेक एंड बैलेंस, द गवर्नमेंट ऑफ चेक एंड बैलेंस, प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। ऐसा करके क्वेश्चन में कुछ आपको आएगा। क्या कैसे हम लोग इसको वर्णन करेंगे, इसे समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर हमको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको मैं 4 तरह के गवर्नमेंट का फॉर्म की बातें करूंगा। पहला तो आपको चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट की बात होगी, जिसमें हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की चर्चा होगा। दूसरा आपको वर्टिकल पावर शेयरिंग की बातें की जाएगी, वर्टिकल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स की बातें की जाएगी। समझ गए कि नहीं, इट मीन्स लोअर टू हायर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की बातें की जाएगी। थर्ड जो गवर्नमेंट होगा वो कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात की जाएगी, जैसा कि बेल्जियम में आपने देखा था। हेलो, गेटिंग डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. हाँ, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात की जाएगी। और फोर्थ जो होगा वो होगा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, या कह सकते हैं कि फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग कैन बी सीन इन द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और द पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में या मूवमेंट्स के रूप में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स को देखा जाता है। कैसे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन बी सीन इन द मूवमेंट, पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स, अंडरस्टूड और नॉट, और द क्या कहेंगे अदर फॉर्म्स। तो इससे रिलेटेड भी हम आपको बताएंगे। चारों गवर्नमेंट के विषय में आज हम लोग को चर्चा करना है। अब शुरू में हम लोग देखेंगे क्या है। गुड, सी आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि लॉन्ग टाइम तक इस बात का विश्वास किया जाता रहा था। फॉर द लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट द मैजोरिटिज्म फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। समझ रहे हैं जी? Yes, sir. Most of the countries were not in favor of the most of the countries, and the people of the most of the countries were not in favor of the political division. Understood or not? Or the powers should not be divided among the different groups, or the what you can say different forms.
It was believed that the whole the power of the country should be centralized in the either in the single person or the group of the person. It is quite appropriate for taking the quick decision or implementing the rules and regulations immediately. ऐसा लोगों को विश्वास किया जाता था कि देश की शक्ति बंटनी नहीं चाहिए, देश की शक्ति डिस्पर्स नहीं होनी चाहिए, देश की शक्ति डिवाइडेड नहीं होनी चाहिए, पूरे देश का शक्ति एक व्यक्ति को दे देना चाहिए, पूरे देश की शक्ति एक इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ द पीपल को दे देना चाहिए। इससे क्या होगा, जब मन में आएगा तब कोई क्विक डिसीजन ले लिया जाएगा, 2 4 5 व्यक्तियों को आपस में मिला के फिर से डिसीजन हो जाएगी, रूल रेगुलेशन चालू हो जाएगा। समझ गए हैं? बोलिए। यस सर। बहुत आसान होगा कोई भी डिसीजन को लेना और डिसीजन को लागू करना। ये बड़ा अट्रैक्टिव ऑप्शन दिखाई दिया जनता के सामने। ये दिस वाज द वेरी अट्रैक्टिव ऑप्शन, नॉट टू disperse the power, or the power must be in the consisted in the single hand or the group of the persons. ऐसा लोगों को लग रहा था, शुरुआती में ऐसा लगा कि पावर शुड नॉट बी डिस्पर्स, पॉलिटिकल अनडिवाइडेड रूल को लोगों ने बहुत दिनों तक इसे ले गया। लेकिन आपको पता है कि वही सरकार या वही देश की सरकार अच्छी चलती है where the will or the desire of the people is highly respected। क्योंकि आपको पता है कि सरकार कौन बनाती है? जनता बनाती है। The representative of the people form the government, or if the representatives don't give the respect to the people, if the participation of the people is neglected in the political activities of the country, it means that there is a killing of the spirit of democracy. Such a democratic country is successful where the people's participation or the desire is highly respected, and there is saved the opinion or the voice of the people. Each and every person is having the right to participate in the decision making or the opinion giving. तो वैसे जगह पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कभी फेल करने वाली नहीं है। लॉन्ग टाइम तक ऐसा ही लगता था लोगों को कि देश की शक्ति बंटनी नहीं चाहिए, पॉलिटिकल पावर बंटनी नहीं चाहिए, वह किसी एक व्यक्ति के हाथों में सेंट्रलाइज होनी चाहिए, ग्रुप ऑफ पर्सन के हाथों में होना चाहिए। जनता का ओपिनियन देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जनता को किसी भी तरह का वॉइस, उसका मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 व्यक्ति 100 तरह की बातें करेंगे, डिसीजन लेना संभव नहीं होगा। लेकिन नहीं, उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला गया। Power sharing arrangements can be seen in the different forms. Long run के लिए that is the only one solution to divide the power into different forms. As like we are going the first step of the power sharing in the form of the horizontal power sharing arrangement. We are going to study first the horizontal power sharing arrangements. It means the power sharing that throws the light upon the check and balance, the process of check and balance, or the arrangements of the check and balance government, that is of the check and balance. किस तरह से काम करती है उसके विषय में। The powers of the government must be divided into the different organs of the government, as like the legislative, executive, and judiciary. Getting? Hello? Yes, Yes, sir. sir. हाँ जी, बच्चा लोग का धैर्य नहीं है, 1 घंटा भी नहीं होता है और छोड़ने लगता है क्लास। ऐसा नहीं है कि किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम है और फिर वो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन भाग जाना चाहता है जरूर। चलो कोई बात नहीं है।
मैं ये बताना चाह रहा था कि पावर मस्ट बी डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कई अंग है ना, देयर आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। समझ रहे हैं कि नहीं? तो पावर मस्ट बी डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट in the form of legislative, executive and judiciary. These all the organs of the government are placed at the same level. These all the forms of the government, legislative, executive, judiciary, these all the different organs of the government are standing on the same equal line or the baseline, or what you can say, एक ही लाइन पे तीनों गवर्नमेंट placed है, and they have been given the different powers. They have to exercise their own the separate power, so that each form of the government could limit the powers of the others, and so no any individual form of the government could take the advantage of its own power above their own the restriction. का मेरा ये मतलब है कि ये तीनों गवर्नमेंट एक ही बेस लाइन पे खड़ा है। एक लाइन खींच दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए, और उस लाइन पे एक जगह पे लेजिस्लेटिव को रख दीजिए, दूसरी जगह पे एक्सिक्यूटिव को रख दीजिए, तीसरी जगह पे जुडिशियरी के रख दीजिए। गॉट दिस? बोलो जी। यस यस सर। एक बेस लाइन पे तीनों गवर्नमेंट को अंग को नहीं, लेजिस्लेटिव को, एक्सिक्यूटिव को, जुडिशियरी को रख दीजिए, एंड दीज वर गिवन द सेपरेट पावर टू एक्सरसाइज देयर ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन देयर ओन लिमिटेशन। इन्हें अपने लिमिटेशन के अंतर्गत अपना अपना नियम कानून को लागू करने का पूरा अधिकार है, छूट है। ऐसे अलगाव, सच सेपरेशन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो ऐसा सेपरेशन जो किया गया है और अलग अलग जो सेपरेशन किया गया है, दैट इज वेरी हेल्पफुल टू कीप द आई अपॉन अदर्स, सो दैट नॉट अ individual, not a particular form of the government could exercise its own the power above than the limitation, ताकि अपने पावर का इस्तेमाल कोई गलत तरीके से ना करे। का मतलब है एक्सिक्यूटिव को अगर क्या बोलते हो एक पॉइंट पे रख दिया गया है, सेम लाइन पे रख दिया गया है, और उसे कानून बनाने का, कानून फॉर्म करने का अगर उसे अधिकार दे दिया गया है, तो कोई ऐसा कानून नहीं बन जाए कि जिससे दूसरे अन्य को क्या हो, आपत्ति हो जाए। एक्सिक्यूटिव के अंदर में पावर को इंप्लीमेंट करने का अधिकार है, पावर है, तो अपने कानून को अपने हाथों में लेकर के वो किसी भी तरह से जनता को मिसकंडक्ट न करना शुरू कर दे। का मेरा मतलब है कि अगर डीएम है, एसपी है, दारोगा है, और किसी रूल और रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करना है, लेजिस्लेटिव के द्वारा तय हो गया कि क्या बोलते हो कोरोना वायरस में ग्रुप में लोग नहीं रहेगा, बिना मास्क के नहीं घूमेगा, ठीक है, हम दारोगा हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के हैं, एक्सिक्यूटिव डिपार्टमेंट के पर्सन हैं, हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम पनिशमेंट दें अगर जो भी ऐसा गलती करता हो। तो इसका पनिशमेंट ये नहीं है कि आप क्या बोलते हो मास्क नहीं लगाए हो तो आपको जघन्य से जघन्य अपराध के अंतर्गत रखा जाए और आपको जघन्य से जघन्य पनिशमेंट दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब है कि आप अपने पावर का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। डीएम महोदय, एक्सिक्यूटिव डिपार्टमेंट के पर्सन डीएम महोदय ने दैट हैज यूज्ड, द पर्सन हैज यूज्ड his own power above than his own the limitation in that of the Bharat, and that is why judiciary has announced the decision against the DM, and DM has to ask the excuse publicly. It means judiciary, there is a provision of the judiciary. Why it is the provision of the judiciary? So that the executive and legislative, both of the forms of the government could not
क्रॉस देयर ऑन द लिमिटेशन और द रिस्ट्रिक्शन, जो उनको रिस्ट्रिक्शन दिया गया, लिमिटेशन दिया गया, उसको तो इन्होंने पार कर गए हो। हेलो, Yes, sir. मेरा कहने का भाव समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. तो three organs of the government have been placed at the same level, but they have been given the separate powers, so that they could use their own the separate power in order to check, or you can say keep the eye upon the others, so that not a individual form of the government could use its own power within the limitation, ताकि वो अपने पावर का इस्तेमाल आवश्यकता से अधिक न कर दे जो दूसरे के लिए नुकसानदायक हो जाए। each organs of the government has to use their own its own power, so that other could not be affected, ताकि दूसरा वाला एक दूसरे से अफेक्टेड नहीं हो। ऐसा गवर्नमेंट के रूप को ही कहा गया है, क्या कहा गया है? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, कि हम लोग एक ही लाइन पे हैं का मतलब है कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, का मतलब है एक्सिक्यूटिव बहुत हाई नहीं है, जुडिशरी बहुत हाई लेवल पे नहीं है, लेजिस्लेटिव बहुत लो लेवल पर नहीं है। हम डीएम एक्सिक्यूटिव डिपार्टमेंट के पर्सन है तो हम बहुत ज्यादा टॉप पर हैं, ऐसा नहीं है। हम जज हैं तो ये मान नहीं कि हम सबसे टॉप पर है, कानून बनाने वाले मैं ही हूं तो सबसे टॉप पर हूं, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों का वेटेज जो है, वैल्यू जो है बराबर रखा है। अगर 10 पॉइंट्स एक्सिक्यूटिव को मिलता है तो जुडिशरी को भी 10 ही पॉइंट है, लेजिस्लेटिव को भी 10 ही पॉइंट्स रखा गया है। यानी all these forms of the organs of the government have been placed at the equal ways or the equal level to exercise their own separate power, and such a separation of the organs of the government has kept the eyes upon each other, जिससे कि कोई भी अपना पावर को एबव द लिमिटेशन से ज्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं करे, यानी ईच वुड चेक द पावर्स ऑफ अदर्स। एक ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट दूसरे के पावर को चेक करके रखे, नियंत्रण में करके रखे, कंट्रोल में करके रखे, क्या कर सके? लिमिट करके रखे। समझे जी? बोलो। हाँ, Yes, sir. Yes. आपने डेमोक्रेसी में देखा होगा कि जो मिनिस्टर्स तैयार होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, जहां भी मिनिस्टर्स बनते हैं, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का मतलब है उनके जो क्या बोलते हो अधिकारी वर्ग के लोग, ऑथोरिटेरियन पर्संस। हर मंत्रालय में अपना अपना क्या बोलते हो ऑथोरिटेरियन पर्सन है ना, उसको एक्सरसाइज करने के लिए, लागू करने के लिए। तो यहाँ मिनिस्टर्स और द ऑफिशियल्स जितने भी हैं, माने अधिकारी वर्ग के लोग, एक्सिक्यूटिव वर्ग के लोग, मिनिस्टर्स और ऑफिशियल करे क्या कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जितने भी हैं, ऑल ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। समझिए कि नहीं? और द स्टेट असेंबली। पार्लियामेंट में ही नियम और कानून बनता है, मिनिस्टर्स वहीं बैठते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सभी के सभी स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। ये नहीं है कि भैया हम पावरफुल हैं, कानून बनाने वाले हैं तो हमारे लिए ऑल इन ऑल है, नहीं, ऐसा नहीं है। जजेज आर अपॉइंटेड बाय, जज का जो निर्माण है जुडिशरी में, जजेज जो होते हैं, जजेज आर अपॉइंटेड बाय द एक्सिक्यूटिव। जजेस का निर्माण जो है एक्सिक्यूटिव के माध्यम से होता है, एक्सिक्यूटिव डिपार्टमेंट के लोगों ने इनका निर्माण करते हैं। चाहे वो लिखित एग्जाम लेते हैं, लिखित एग्जाम में पास होने के बाद इंटरव्यू फेस करना होता है, तभी इसके बाद इनका सिलेक्शन होता है। लेकिन जब यही जज सिलेक्शन और इलेक्शन में आ जाता है, जब पावर में आ जाता है, इसको पोस्ट दे दिया जाता है, तो दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। नियम कानून और एक्सिक्यूटिव डिपार्ट के लोगों ने मिल करके जज का निर्माण किया है ना। और जब जज एग्जिस्टेंस में आ गया तो यही लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव के ऊपर क्या करता है? उसके फंक्शन के ऊपर नियंत्रण रखता है
कि कोई भी एग्जीक्यूटिव और क्या बोलते हो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो अपने पावर का गलत यूज तो नहीं ना कर रहा है, दुरुपयोग तो नहीं ना कर रहा है। अगर कोई गलत करते हुए पाया गया, यदि एसपी डीएसपी कोई घूस लेते हुए पाए गए किसी के सिलेक्शन में, किसी को इलेक्शन में, तो ऐसे हालात में क्या होगा, जजेज उनको उनके अधिकार से वंचित कर देते हैं, उनके पावर से सस्पेंड कर देते हैं, उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल जो पावर है उससे उनको डिसमिस कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं, बताओ। यस सर। सर। तो यही है चेक एंड बैलेंस की फॉर्मूला। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज द चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस का मतलब है ईच ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट चेक द पावर्स और द व्हाट यू कैन से authority of the other organs of the government and try to bring the balance in the different organs of the government. एक organs of the government दूसरे organs of the government को चेक करता है और उसको बैलेंस करता है, नियंत्रण करता है। दूसरे वाले ने तीसरे को करता है, फिर तीसरे वाले ने फर्स्ट और सेकंड वालों को भी करता है। यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव मिलकर के जजेस का निर्माण किया था, और जजेस जब जुडिशरी जब फॉर्म में आया तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अपने नियम और कानून का गलत यूज किया है कि नहीं, या कोई भी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के लोग गलत तरीके से एग्जाम लिया है कि नहीं लिया है, ये जजेस के लोग जो है क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। कितना अट्रैक्टिव सिस्टम लगाया गया है, जरा देखो, सोचो इस पर। ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह ये फंक्शन होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह रिलीजियस अगर गॉड के रूप में अगर हम लोग देखें तो ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह ये फंक्शन है हमारे देश में, या कहीं पर भी देखने को मिलता है जहां पर भी क्या बोलते हैं लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का स्कोप रखा गया है। एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस के फॉर्मूला से नियंत्रण किए हुए रखता है, ताकि कोई ये ना कहे कि हम ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री में है। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है, वह नेक्स्ट जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है माय डियर, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं जी, वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट रेफर्स टू द, कहीं कहीं किसी किसी देश में वन टायर ऑफ द गवर्नमेंट है, कहीं कहीं पे सेकंड टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट है, कहीं कहीं पे थर्ड टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट है। का मतलब है लोअर टू अपर डिवीजन ऑफ द पावर शेयरिंग है, या अपर टू द लोअर पावर डिवीजन है। का मतलब है सबसे टॉप पे फर्स्ट फेज पर, फर्स्ट स्टेप पर कौन है, सेकेंड स्टेप पर कौन है, थर्ड स्टेप पर कौन है। जिस तरह से वर्टिकल लाइन खींचते हैं ना, वर्टिकल लाइंस, तो वर्टिकल लाइन का टॉप पर कौन सा फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, उसके बीच में कौन सा है, सबसे बेस पे कौन है, यानी लोअर लेवल पे कौन है। ऐसे फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट दैट स्टैंड्स फॉर होल द कंट्री और द एंटायर कंट्री, समझ गए। यस सर। पूरे देश के लिए, किसी किसी देश में यह अरेंजमेंट जो है कई रूपों में देखने को मिलता है। किसी देश में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोविजन है, यानी ऑल इन ऑल वही है, यूनिटी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के रूप देखने को मिलता है। जबकि कुछ ऐसा देश है जहां पर फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, जहां पे पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल लेवल के गवर्नमेंट में ट्रांसफर हो जाती है, यानी हायर टू लोअर लेवल के फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देखने को मिलता है। यानी फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फर्स्ट लेयर गवर्नमेंट, सेकेंड लेयर गवर्नमेंट, थर्ड लेयर गवर्नमेंट। इंडिया के संदर्भ में देखें हम लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट दैट स्टैंड्स फॉर द एंटायर कंट्री, अंडरस्टूड और नॉट, दैट इज द, क्या है वो, फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द यूनियन गवर्नमेंट के नाम से समझा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से समझा जाता है। वह अपने कुछ पावर को अपने पास रख करके और स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ पावर को अपनी
साथ रह करके, और सम पावर्स आर ट्रांसफर टू द लोकल बॉडी और द लोकल गवर्नमेंट दैट इज नोन एज द रीजनल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल लेवल गवर्नमेंट। किसी किसी देश में इसका प्रोविजन नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल और द रीजनल लेवल की गवर्नमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन भारत देश के संदर्भ में ये तीनों बातें सत्य है। यूनियन सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है और द यूनियन गवर्नमेंट जिसको कहते हैं हम लोग, यूनियन गवर्नमेंट की बातें की गई है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी है, यूनियन ऑफ स्टेट्स के माध्यम से। यहाँ पर रीजनल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो भी दो भागों में बटा हुआ है। विलेज लेवल अर्बन एरियाज को देखभाल करने के लिए क्या बोलते हो पंचायत लेवल की गवर्नमेंट है, और क्या बोलते हो शहरी क्षेत्रों को देखभाल करने के लिए क्या है, शहरी क्षेत्रों की देखभाल करने के लिए म्युनिसिपल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देखने को मिलता है। बेल्जियम भी एक ऐसा ही बेस्ट एग्जांपल है जहां पे आपको सेकेंड लेवल के गवर्नमेंट का प्रोविजन है, थर्ड लेवल के सेकेंड ही लेवल तक गवर्नमेंट का प्रोविजन है, लेकिन भारत में थर्ड लेवल गवर्नमेंट का भी प्रोविजन है। बेल्जियम इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन यूनिटी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट श्रीलंका प्रस्तुत करती है, जहां पे पीएम नहीं बल्कि प्रेसिडेंट का ही स्थान सर्वोपरि है। सेंट्रल गवर्नमेंट दैट स्टैंड्स फॉर होल द एंटायर कंट्री ही सर्वोपरि है, ऐसा देखने को मिलता है। गेटिंग? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है आपके पास पावर शेयरिंग अरेंजमेंट दैट कैन बी सीन इन द कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब आपको मैंने बताया था कि अलग अलग रिलीजन और अलग अलग क्या बोलते हो लैंग्वेज स्पीकर्स मिल करके कम्युनिटी को निर्माण करते हैं और कम्युनिटी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट तैयार होती है वहां पर, है ना। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जहां भी है, जैसे बेल्जियम भी इसका बहुत सुंदर एग्जांपल है। मैंने शुरू में ही बताया हूं कि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट चलती है। अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कम्युनिटी गवर्नमेंट में मुख्य तौर पे वहां पे आप तो देख रहे हो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट में एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए भी गवर्नमेंट बन रही है। रिजर्वेशन के रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी के तौर पे देखा जा रहा है ना। एक कम्युनिटी के को पार्टिकुलर कम्युनिटी को रिस्पेक्ट देने के लिए उसकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की भागीदारी अच्छी हो, इसके लिए रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी की व्यवस्था की गई है, रिजर्व सीट की व्यवस्था की गई है। महिला वर्ग की एक कम्युनिटी है, तो महिलाओं को पॉलिटिकल क्षेत्र में अधिक से अधिक अधिकार मिले, इसलिए महिलाओं के लिए एक रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी तय कर दी गई है। जो मिनोरिटी वर्ग के लोग हैं उनके लिए एक पार्टिकुलर क्या बोलते रिजर्व सीट कर दी गई है, या उनके लिए रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी कर दी गई है, चाहे स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट हो। यानी अगर वहां से अगर कोई भी प्रतिनिधि खड़ा होगा तो पार्टिकुलर कम्युनिटी के ही लोग खड़े होंगे, ताकि उस कम्युनिटी का वहां पर बेटरमेंट हो, डेवलपमेंट हो, वेलबींग का टाइम ओवर हो गया सर, नेट खत्म हो गया। खत्म हो गया? यस सर, टाइम ओवर हो गया। बस एक पॉइंट और है, बहुत Okay. छोटा सा पॉइंट। तो इस तरह से कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई है ताकि हर एक कम्युनिटी के लोगों के लिए यहाँ पर सहूलियत हो सरकार में चलाने में। फोर्थ जो फॉर्म दिया गया है वो है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन बी सीन इन द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे एक पॉलिटिकल देखा होगा कि महागठबंधन की सरकार, आपने बिहार में देखा होगा, कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी देखने को मिलता है। तो अलग अलग पार्टियां क्या करती हैं कि ऐसा लगता है कि ये लोग आपस में मिल जाते हैं और वे लोग इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, समझ में आया कि नहीं। और यदि ये महागठबंधन आपस में मिल करके यदि ये जीत गए तो ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, कोलिएशन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट तैयार करते हैं। कोलिएशन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या, ऑल द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज allied टुगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट एंड व्हाट यू कैन से दे एक्सेप्ट देयर ऑन द वीकनेस। हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी पावर को दूसरे को क्या करता है, ट्रांसफर करने का प्रयास करता है जिससे कि गवर्नमेंट बन सके। का मतलब है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टी से अगर मान लीजिए हमसे अगर हम पार्टी से अगर बिलोंग करते हैं तो एक दो मिनिस्टर हमारे भी हो जा रहा है, भाई हमने भी इलेक्शन जिताने में आपको मदद किया है महागठबंधन सरकार बनाने के लिए, आप वालों को भी चाहिए कि भाई आप भी 2 4 5 होगा। जिनका जिस पार्टी का ज्यादा बहुमत आई हुई है उसका पार्टी की दबदबा या उस पार्टी का बहुत हद तक चांस है कि वो टॉप लेवल का लीडर चाहे पीएम और सीएम सिलेक्ट हो। तो डिफरेंट पार्टीज मीट टुगेदर, allied टुगेदर एंड फॉर्म द
कोलिशन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस तरह से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में भी देखने को मिलता है। उसी तरह से प्रेशर ग्रुप्स के रूप में भी देखने को मिलता है, जैसे बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स देखे होंगे। बिजनेस ग्रुप के लोग वर्किंग यूनियंस का अपना क्या बोलते हो ग्रुप होता है, ये लोग भी अपना पार्टी बना करके और सरकार पे दबदबा या पावर को अपने हाथों में लेकर के कि भाई 200 रुपया में काम नहीं होगा, 300 रुपया मजदूरी बढ़ाओ, नहीं तो हम लोग काम नहीं करेंगे। तो यहाँ भी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट देखा जा सकता है। बोलिए, अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. जी, नाउ अंडरस्टूड? बोलो। Yes, sir. Sir. इस तरह से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन बी सीन इन द डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, नाउ भाई Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन शुरू करेंगे। ओके, नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है? Okay, sir. ओके, थैंक्स फॉर द बेस्ट कोऑपरेशन। Thank you, sir. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम।